दोस्तों आज जो मैं आपको बैंक की कहानी सुनाने वाला हूं ना, वो यकीन मानिए दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, सबसे ज्यादा खूंखार बैंक रॉबरी की घटना थी। यकीन मानिए इसके अंदर 12 लोगों की जान चली गई सिर्फ एक बैंक को लूटने के लिए। और किस तरह से उस बैंक लूटने वाले सिर्फ एक आदमी ने इस बैंक की हाइस्ट को अंजाम दिया, किस तरह से उसने प्लान बनाया और उसने क्या किया, यकीन मानिए उसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या हुआ था वहां पर, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। तो यहाँ असल में एक बैंक के बाहर एक महिला बिल्कुल बेसुध हालतों में घिसटती हुई नीचे फ्लोर पर वो बाहर निकलती है बैंक से और मदद के लिए चिल्लाती है। और जैसे ही साइड में खड़ा पुलिस वाला उस महिला को इस हालत में देखता है, वो तुरंत महिला के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो महिला बोलने की हालत में नहीं थी। उसे जस्ट हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाया जाना चाहिए था और पुलिस वाले ने बिल्कुल वैसा ही किया, उसे तुरंत एक नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया। और जैसे ही उस पुलिस वाले ने बैंक के अंदर जाकर देखा, उसका दिल दहल गया क्योंकि उस बैंक के फर्श पर 12 लाशें पड़ी हुई थी। जिसने भी ये किया था उसकी पहचान मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये उस आदमी का थर्ड अटेम्प्ट था पिछले 3 महीनों में। जी हाँ, 3 महीनों में उसने तीसरी बार इस तरह से बैंक की रॉबरी को अंजाम दिया था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ था तो एक गोलियों का पैकेट, एक बोतल जिसके अंदर कोई पानी भरा हुआ था और एक बिजनेस कार्ड। इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ इन चीजों से उसने एक बैंक की सबसे बड़ी और सबसे भयानक जुर्म की घटना को अंजाम दिया। 20वीं शताब्दी का एक दिन और शाम के तकरीबन 3:20 हुए थे। योशिदा टाकाजीरो नाम के एक बैंक मैनेजर, जो कि अब बैंक बंद करने का टाइम हो रहा था और वो अपनी फाइनल पैकिंग वगैरह कर रहे थे और फाइनल हिसाब वगैरह ले रहे थे सभी अपने एम्प्लॉय से आज क्या कुछ हुआ बैंक में। वो पिछले बहुत लंबे समय से जापान के टाइकुगु बैंक में काम कर रहे थे और अच्छी पोस्ट पर थे, उनकी अच्छी रेपुटेशन थी। लेकिन जैसे ही वो फाइनल अपना पैकिंग वगैरह करके अपने ऑफिस से बाहर निकलकर अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर रहे थे, तभी एक आदमी आया जिसके हाथ में एक बैग था। उसने ब्राउन कलर का कोट और अंदर व्हाइट कलर की शर्ट डाली हुई थी। उसने उस दरवाजे के बीच में अपना पैर रखा जिससे दरवाजा बंद नहीं हुआ। उसे देखकर बैंक के मैनेजर योशिदा भी बहुत हैरान हो गए और पूछने लगे कि हाँ भाई तुम कौन हो। जिसके बाद उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया कि वो जापान के वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक सदस्य है। उसने अपने हाथ पर बंधा हुआ वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक बैंड भी दिखाया। इसके अलावा उसने अपना नाम डॉक्टर यामागुची बताया और साथ में अपना डॉक्टर वाला बैग भी दिखाया। जिसके बाद मैनेजर ने पूछा कि ठीक है जनाब, बताइए आपको हमसे क्या काम है। और पलट में यामागुची ने रिप्लाई किया कि अभी अभी हाल ही में शहर के अंदर एक बहुत ही अजीब सा वायरस फैला हुआ है और हमें ये ड्यूटी दी गई है कि हमें सभी को उस वायरस से बचाना है और उसके लिए दवाइयां हम सभी को लगाते फिर रहे हैं घूम घूम कर। और फाइनली अब मैं आपके बैंक में आकर पहुंचा हूं। ये बात सुनकर मैनेजर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि यार सरकार तो हमारा बहुत ध्यान रख रही है। जिसके बाद उसने अपने अलावा बैंक में काम कर रहे 14 और स्टाफ को अपने ऑफिस में बुलाया और उस टाइम पर उन स्टाफ में से एक का बच्चा भी अपने साथ था, यानी कि टोटल अब 15 लोग उसके ऑफिस में अलग से आए मैनेजर को छोड़कर, यानी कि टोटल अब 16 लोग हो चुके थे जो इस बैंक में अब मौजूद थे। और फाइनली अब डॉक्टर यामागुची ने अपने बैग से कुछ दवाइयां निकाली। इन दवाइयों में एक एक गोली सभी को दी जानी थी और इस गोली को लेने के बाद उन्हें चाय पिलाई जानी थी और उस चाय के अंदर 2-2 बूंद एक लिक्विड भी इस डॉक्टर यामागुची द्वारा मिलाया जाना था। सभी को इस पर विश्वास हो गया क्योंकि एक डॉक्टर लग भी रहा था, इसके पास अपना एक बिजनेस कार्ड भी था और इसके अलावा इसके हाथ पर जापान के ही वेलफेयर डिपार्टमेंट का पट्टा भी बंधा हुआ था। इस डॉक्टर ने सभी को दवाइयां देने से पहले कुछ हिदायत भी दी, जिसमें उसने कहा कि जो दूसरी आपको लिक्विड वाली दवाई यानी कि चाय पीनी है वो तुरंत पीनी है इस गोली को लेने के बाद। और ये ध्यान रहे कि ये जो गोली आप लेंगे वो आपके दांतों को टच ना हो, सीधा आपके गले में जानी चाहिए। फाइनली सभी ने अब एक एक गोली ले ली थी। 16 के 16 बंदों ने एक एक गोली ली और उसके बाद उनको चाय पिलाई गई और चाय पिलाने के बाद सभी बहुत बुरी तरीके से खांसने लगे। जिसके बाद डॉक्टर यामागुची ने कहा कि ये खांसना बिल्कुल नॉर्मल है, आप एक एक बार और ले लीजिए चाय और इससे आपको आराम मिलेगा। जिसके बाद लोगों ने उस डॉक्टर की बात मान ली और एक एक बार और चाय पी ली और फिर तो उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ती गई। उसने सभी स्टाफ के चाय के कप में और चाय भर दी और अब वो लोग धीरे धीरे उस चाय को भी पी रहे थे खांसते खांसते ही। लेकिन ये दूसरी डोज लेते ही सभी का गला जलने लगा और सभी अब पानी की तलाश कर रहे थे। जो साइड में ही वाटर कूलर लगा हुआ था बैंक में, तो सभी अब उसकी तरफ भागने लगे। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि 16 लोगों में से एक भी व्यक्ति उस वाटर कूलर तक पहुंच नहीं पाया। सभी रास्ते में ही गिर गए और अब तड़पने लगे, उनकी जान निकल रही थी।
अब सारे एम्प्लॉइज बैंक के नीचे फर्श पर गिर चुके थे, उनकी आंखें फट रही थी, उनका गला जल रहा था, उनकी जान निकल रही थी और इस मौके का फायदा अब डॉक्टर यामागुची को उठाना था। जी हाँ, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा बैग अपने सूटकेस में लेकर आए थे और उस बैग को उन्होंने उस सूटकेस से निकाला और तुरंत वहां के जो कैशियर काउंटर था उस पर गया और वहां से जितना भी कैश था वो सारा उसमें उठा लिया। बैंक के मुताबिक उस टाइम पर डॉक्टर यामागुची ने तकरीबन 1,64,000 येन अपने बैग के अंदर भर लिए थे और इसके अलावा उसने एक 17,400 का खाली चेक, ब्लैंक चेक, जी हाँ, वो साइड में ही उस काउंटर पर पड़ा हुआ था, वो चेक भी उठाया और अपने साथ रख लिया। ये सारा अगर आज हम मिला दे तो तकरीबन 5,60,000 रुपए के आसपास बनता है। सोचकर देखिए, उसने सिर्फ 5,60,000 रुपए के लिए अब यहाँ पर 12 से ज्यादा जानें ले ली थी। इसके बाद डॉक्टर यामागुची बैंक से बाहर निकला और जस्ट वहां से भाग गया और इसके बाद ही वो जो एम्प्लॉय थी उस बैंक की, वो घिसटते हुए बैंक से बाहर निकली और चिल्लाने लगी, रोने लगी। ये आवाज सुनकर एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आया, उसे तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना किया और अंदर जाकर जो उसने हाल देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी जिंदगी में इतना भयंकर नरसंहार नहीं देखा था। जी हाँ, दर्जन भर लाशें अब वहां जमीन पर पड़ी हुई थी और जो बचे हुए थे वो अपनी जिंदगी के लिए सिसक रहे थे। जिन 16 लोगों ने डॉक्टर यामागुची की दवाई ली थी उसमें से सिर्फ 3 ही बच पाए और उन तीनों को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जिसके बाद उनके पेट की जांच तुरंत की गई और उनके पेट में जो भी था उसे उल्टी की सहायता से बाहर निकाला गया और फिर एंटीडोट्स दी गई। बेशक हालात उन तीनों की बहुत बुरी थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह बच गए और अब यहाँ टाइम था इस सब की जांच करने का। तो यहाँ सबसे पहले फोरेंसिक की टीम बैंक में पहुंची और यहाँ जैसे ही उन्होंने अपने टेस्ट किए, यहाँ सामने आ गया था कि इन सभी के सभी 16 लोगों को पोटेशियम साइनाइड जैसा जानलेवा जहर दिया गया है और इस घटना का अंत होते होते कुल 13 लोग इसमें मारे गए, जिस वजह से ये जापान की आज तक की सबसे भयंकर बैंक रॉबरी मानी जाती है। लेकिन क्या ये डॉक्टर यामागुची का पहली बार किया हुआ काम था? बिल्कुल नहीं, वो पहले भी ये काम 2 बार और कर चुका था। जी हाँ, सबसे पहली बार वो वहीं के ही टैक्सुई बैंक में गया और वहां पर उसे वही शाम के टाइम वहां का मैनेजर मिला। उसने मैनेजर से बात करी और कहा कि मैं यहाँ का वेलफेयर मैनेजर हूँ और ऐसे ऐसे मैं यहाँ दवाई देने आया हूँ, एक इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो सभी के सभी वहां 18 लोगों ने वो दवाई ले ली थी। लेकिन यहाँ हम किस्मत कहें या फिर डॉक्टर यामागुची की बदकिस्मती, पर जो उसके पास वो जहर मौजूद था वो बहुत ज्यादा वीक था और उससे किसी की जान जाना तो छोड़िए, कोई बेहोश तक नहीं हुआ। सभी ने वो दवाई पी थी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था और अब डॉक्टर यामागुची को वहां से भागना पड़ा। इसके बाद वो वहां के मित्सुबिशी बैंक की ब्रांच में गया और फिर वहीं पर जाकर मैनेजर से बात करी और कहा कि ऐसे ऐसे मैं बैंक को डिसइंफेक्ट करने आया हूं और इससे पहले मुझे सभी बैंक के कर्मचारियों को दवाइयां देनी पड़ेंगी। लेकिन वहां का जो मैनेजर था वो बहुत समझदार था, उसे शक हो गया कि इस तरह का अगर कोई भी बंदा आता है तो उन्हें पहले नोटिस दिया जाता है और फिर जब उसने उसकी ट्रू आइडेंटिटी मांगी तो वो वहां पर घबराने लगा और फाइनली वहां से भाग गया। लेकिन किसी ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था कि ऐसे ये काम आगे भी कर सकता है। लेकिन ये जो दूसरी बार जिस बैंक में गया था वहां पहुंचकर उसने जो बिजनेस कार्ड दिखाया था उसमें उसने कहा था कि वो डॉक्टर मात्सुई है और यहाँ अब पुलिस वालों को शक था कि जो डॉक्टर मात्सुई है और डॉक्टर यामागुची है वो दोनों एक ही आदमी हैं और वही एक आदमी ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। लेकिन पहले 2 बार वो असफल रहा पर अब की बार वो सफल हो गया। उन्होंने इस आदमी का स्केच बनवाया और कहा कि इसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा सारा तिल है और ये बहुत छोटी सी दाढ़ी रखता है सिर्फ अपनी ठोड़ी के ऊपर। लेकिन ये जो डॉक्टर मात्सुई वाला बिजनेस कार्ड उसने बैंक के मैनेजर को दिखाया था, यही अब यहाँ इस पूरे खेल का ब्रेक थ्रू बना। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ आज बल्कि पहले भी जापान में जो बिजनेस कार्ड थे उनको लेकर वहां के लोग बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। वहां आप किसी का भी बिजनेस कार्ड ऐसे ही नहीं ले सकते, जिसे जानते होंगे, जिसके साथ आपके क्लोज संबंध होंगे, उसी बंदे को किसी का बिजनेस कार्ड मिल सकता है। वहां ऐसे ही चलते फिरते किसी का भी बिजनेस कार्ड नहीं कोई ले सकता। जबकि भारत में तो आपको यहाँ ऐसे ही बिजनेस कार्ड जो हैं वो सड़कों पर पड़े हुए मिल जाएंगे किसी के भी। तो यहाँ अब डॉक्टर मात्सुई का बिजनेस कार्ड उस बंदे के पास कैसे आया? तो इस बात को जानने के लिए अब हमें डॉक्टर मात्सुई यानी कि असली वाली डॉक्टर मात्सुई से मिलना था। तो पुलिस वहां से उठकर असली वाले डॉक्टर मात्सुई से मिली और कहा कि आप बताइए आपने किस किस को ये बिजनेस कार्ड दिया था। तो यहाँ उसने बताया कि टोटल मैंने 100 बिजनेस कार्ड बनवाए थे, जिनमें से 96 मैंने बांट दिए हैं और फाइनली 4 अंतिम मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिल चुका था कि ये जो भी बंदा है वो इन 96 लोगों में से ही एक है और यही ऐसा काम कर रहा है। अब इन 96 लोगों को ही सिर्फ ढूंढना है। पुलिस ने एक एक कर 96 लोगों की पहचान भी कर ली और फाइनली 95 लोग पुलिस को बिल्कुल जेन्युइन लगे। उन्होंने जो जो कारण बताए और अपनी लोकेशन बताई वो बिल्कुल सटीक थी। पुलिस ने रीवेरीफाई भी किया, लेकिन सिर्फ एक
को छोड़कर। और ये जो अंतिम बंदा बचा हुआ था, इसका नाम था हिरासावा सादामिची। लेकिन जैसे ही पुलिस इसके पहले घर पर पहुंची थी, उनको वहां बहुत अजीब लगा, क्योंकि इस आदमी का होकाइडो के अंदर बना हुआ घर 2 बार अजीब रूप से आग का शिकार हो चुका था। पुलिस तुरंत इसके दूसरे घर पर पहुंची, लेकिन वो वहां पर था ही नहीं। वहां उसकी पत्नी मौजूद थी, जिसने बताया कि उसके पति तो होकारू सिटी में गए हैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत बीमार हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस ओटारू सिटी में बने हुए इसके माता पिता के घर में पहुंची, तो वो भी देखकर हैरान रह गई कि उसके माता पिता तो एकदम परफेक्ट हैं, आराम से नाच कूद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हिरासावा भी अंदर घर में ही मौजूद था, और अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उससे वही पूछताछ की कि जब बैंक का ये सारा काम हुआ तुम कहाँ थे। तो उसने कहा कि मैं तो एक कंपनी से अपनी डील करने के लिए गया हुआ था। मैं एक्चुअली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाता हूँ और अपना पेंटिंग्स वगैरह बेचकर ही अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ। तो यहाँ पुलिस ने कहा कि अच्छा दिखाओ कौन सी पेंटिंग्स वगैरह तुम बेचते हो। तो यहाँ उसने पेंटिंग्स भी पुलिस वालों को दिखाई, और यहाँ पुलिस ने उस पेंटिंग वाली बातों पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने तुरंत हिरासावा से डॉक्टर मात्सुई के बारे में पूछा कि तुम उससे कैसे मिले थे, जिसमें उसने कहा कि हम दोनों एक ट्रेन में मिले थे और हमने एक अच्छा टाइम ट्रेन में बिताया था, हमारी अच्छी यारी दोस्ती वहां बन गई, और बाद में जाते हुए डॉक्टर मात्सुई ने मुझे अपना कार्ड दिया और वही कार्ड अब मेरे पास है। लेकिन यहीं पर उसकी पहचान अब पुलिस कर चुकी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा तिल था और वो ठोड़ी पर बिल्कुल छोटी सी दाढ़ी रखता था। अब यहाँ पुलिस ने तुरंत उससे कहा कि ठीक है, तुम अपना डॉक्टर मात्सुई वाला कार्ड हमें दिखाओ। लेकिन यहाँ वो दिखाने से पलट गया, क्योंकि उसने कहा कि वो उसका कार्ड तो चोरी हो चुका है, उसकी जेब किसी ने काट ली थी। लेकिन असल में उसने वो कार्ड जब वो दूसरी बैंक रॉबरी के लिए गया था वहां मैनेजर को दिया था, और मैनेजर को वहां शक हुआ था, तो उसने वो कार्ड अपने पास ही रख लिया और फिर उसकी असली आइडेंटिटी जानने लगा। लेकिन मजबूरन हिरासावा को वहां से अपने बिना कार्ड लिए ही भागना पड़ा था। अब जहां जिस बंदे का घर 2 बार आग की चपेट में आ चुका हो, उसके पास इतना पैसा कैसे आएगा कि वो अपने घर के अंदर मजदूर मिस्त्री लगाकर बैठा हो, इलेक्ट्रीशियंस लगाकर बैठा हो, अलग अलग नई नई चीजें फर्नीचर वगैरह खरीद रहा हो, तो एकदम से उसके पास पैसा इतना कहां से आया। तो पुलिस ने उसके बैंक की जांच करी कि असल में उसके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, और फाइनली पुलिस ने उसके बैंक में देखा कि हाँ, इसके बैंक में एक 17,400 येन का चेक भी लगा हुआ है, और पुलिस ने उस बैंक से वो चेक मांगा। चेक मिलने के बाद उसके अंदर जो राइटिंग थी वो हिरासावा की ही थी, और यहाँ फाइनल हो चुका था कि यही वो बंदा है जिसने वो चेक लगाया है, और अब इसी को पकड़कर सारी जांच करनी थी। उसने अपनी पत्नी को 80,000 येन कैश में दिए, और इसके अलावा 44,500 येन उसने अपने बैंक अकाउंट में जमा किए थे। पुलिस ने पूछा कि ये सारा पैसा कहां से आया तुम्हारे पास। उसने कहा कि जनाब मैंने तो पेंटिंग्स बेची थी। पुलिस ने पूछा कितने की बेची थी, तो यहाँ वो फंस गया। उसने कहा जनाब मैंने तो 1 लाख येन की पेंटिंग बेची थी। तो यहाँ पुलिस का अगला सवाल था, ठीक है तूने 1 लाख येन की पेंटिंग्स बेची थी, तो बाकी का पैसा कहाँ से आया तेरे पास। उसका वो जवाब नहीं दे पाया, और फाइनली पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छे से पूछताछ करनी शुरू करी। पुलिस ने उसके घर की जांच भी करी, जिसके अंदर वो ब्राउन सूट जो था, वो ब्राउन कलर का कोट और उसके अंदर व्हाइट कलर की शर्ट, वो भी वहां मिल गई, और इसके अलावा वो बैग भी मिला जिसके अंदर वो सारा कुछ डॉक्टर वाला सामान रखता था, अपनी दवाइयां वगैरह रखता था। इसके अलावा जो 3 लोग बचे थे इस हत्याकांड में, उनमें से 2 ने इस आदमी की पहचान कर ली और कहा कि हाँ यही वो बंदा था जो उस दिन उस बैंक में आया था और इसी ने हमें दवाइयां पिलाई थी। पुलिस ने यहाँ टोटल 40 लोगों को विटनेस बनाकर इस केस में पेश किया था, लेकिन सिर्फ 2 ही थे जो सर्वाइवर थे, जो बचे हुए थे, उन्होंने इसे कंफर्म किया था। और इस बात का ग्राउंड हिरासावा ने कोर्ट में बना लिया कि देखिए 40 लोग आपने पेश किए हैं और उसमें से सिर्फ 2 लोग मुझे कंफर्म कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं ही हूं ये। अगर 40 के 40 करते तो मैं भी मान लेता कि हाँ मैंने कुछ किया है, अब सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं, तो जनाब आप भी थोड़ा समझिए। लेकिन बाद में उसका अच्छे से फिर से रिमांड लिया गया और यहाँ उसने अपना जुर्म कबूला। यहाँ उसे कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुना दी और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन यहाँ उसके जो लॉयर थे, उसके जो वकील थे, वो बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने इस बात का फायदा उठा लिया कि हमेशा जापान की सरकार ये बढ़ावा देती रहती है कि कोई भी वहां सुसाइड ना करे, कोई भी फांसी वगैरह से ना लटके, जान बहुत कीमती है। तो यही ग्राउंड बनाकर उसके वकील ने हिरासावा का बचाव करते हुए कहा कि देखिए आप सभी को तो ये कहते हैं कि कोई भी अपनी जान ना ले, कोई फांसी वगैरह ना लगाए, और अब यहाँ आप उसे कानूनी रूप से फांसी ही दे रहे हैं, ये तो गलत है। जिसके बाद उसकी जो फांसी की तारीखें थी वो आगे बढ़ती गई और फाइनली 32 सालों तक हिरासावा जेल के अंदर रहा। उस जेल में रहते हुए उसने अपनी एक खुद की बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था माई विल द टेकुकू बैंक केस। जब 31 साल की सजा उसने काट ली थी तो उसके वकील फिर से एक बार कोर्ट में आए और कहा कि देखिए अब तो जिनको उम्र कैद भी मिलती है उनकी भी सजा सिर्फ 30 साल की होती है, अब तो 31 साल हो चुके हैं इसे जेल में रहते हुए, अब तो छोड़ दीजिए। लेकिन कोर्ट नहीं मानी और उसे रिलीज नहीं किया। और फाइनली 10 मई 1987 का वो दिन आया जब
95 साल की उम्र में निमोनिया से हिरासावा की जेल के अंदर ही मौत हो गई। कमाल की बात यहाँ ये थी कि इस बंदे के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग थे। जी हाँ, पता नहीं क्यों पर वहाँ के लोग इस बंदे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। 2003 तक आते आते वहाँ के लोगों ने कोर्ट के अंदर 19 अलग अलग याचिकाएं दायर करी, जिसमें कहा गया था कि इस केस को एक बार फिर से जांचा जाए। उन्हें पक्का यकीन है कि ये जो बंदा था यानी कि हिरासावा था, इसने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया था, जबकि हिरासावा खुद अपना क्राइम कबूल चुका था। सोचकर देखिए लोगों की मेंटालिटी आजकल कैसी होती जा रही है। खैर, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और पिछली वीडियो का शाउट आउट मैलिशा रॉय को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज यार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।